नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि आपको जो स्कूल में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई है उस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही इस विज्ञान के या सभी विषयों के प्रश्न एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से ही पूछे जाते हैं। तो जो इस वर्ष की 2024-25 की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है इसको हमें कंप्लीट करना है। आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सी पुरानी वीडियो कई लोगों की डली हुई हैं, उनसे यदि आप कवर करते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आधी अधूरी वीडियो है। तो हमें इसी चैनल के माध्यम से जो हमारी नई वीडियो आई हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे की सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। ये है हमारा विज्ञान और विज्ञान का अध्याय 1 पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, पादप यानी पौधे होते हैं, पोषण यानी उनमें जो हमें खाद बीज देना है, ठीक है ना। तो वो इसके बारे में समझाया गया है इस अध्याय में। देखिए कुछ लर्निंग आउटकम्स भी दिए गए हैं। ये 701, 702, 703 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है ये कक्षा 7वीं के हैं और ये पहला लर्निंग आउटकम, दूसरा, तीसरा, छठवां और यह 7वां, ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें इसके माध्यम से इसमें दिया गया है इन पोषक तत्वों के बारे में। तो यहाँ देखें जैसे सूर्य से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। जैसे पेड़ों की जड़ें होती, जड़ों से हमें पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, यानी पौधों को पत्तियाँ से जो होता है क्लोरोफिल, और वायुमंडल जो होता है वायुमंडल से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, या पौधों को जो पोषक तत्व मिलते हैं उनके बारे में यह दिया गया है। आगे देखें तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। देखिए जो परीक्षा में सबसे पहले हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। तो इस वर्ष की जो हमारी अभ्यास पुस्तिका मिली है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ इसमें जो है रिक्त स्थान भी इन लोगों ने दिए हैं। तो हम इन सभी पाठों के यदि कंप्लीट करके चलते हैं तो निश्चित ही हमें परीक्षा में इसी में से ही मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है जो इसका प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें लिखा हुआ कि सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ देखें ये 4 विकल्प दिए रहते हैं, इनमें से एक सही है जो कि हमें यहाँ लिखना होता है उत्तर के रूप में। जैसा कि देखिए हम जानते हैं हमारे हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया उसके पश्चात में बनने वाली उत्पाद युग्म उसका नाम बताइए। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें भर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी का। तो बूझो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं, यानी जैसा घड़ा रहता है ना उस प्रकार से, तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो क्या जानना चाहती है कि यह पौधा कौन सा है। बूझो जानना चाहती है कि इस पौधे का नाम भी क्या है। तो इसका नाम है नेफेंथस घटपर्णी। इसका नाम है नेफेंथस घटपर्णी। चलिए अगला इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें दिया है कि जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी हैं, उनकी जो पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। नागफनी देखी होगी आपने, उसमें पत्ते तो रहते लेकिन उसमें कांटे कांटे रहते हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग द्वारा होता है। तो देखिए जो उनका तना होता है उस तने के द्वारा इनका प्रकाश संश्लेषण उसके द्वारा होता है, तने के द्वारा, तना द्वारा यहाँ लिख देना है। यहाँ देखें इसका चौथा प्रश्न है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे पौधे जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है, इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, ये पौधे का नाम बताइए। इस पौधे का नाम है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। यहाँ पे भर दीजिए। इसी का प्रश्न है 5वां है कि मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है। बताओ मैं कौन हूँ। तो यह होता है जाइलम। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें भर देना। आगे देखें इसके रिक्त स्थान दिए गए हैं, ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। 5 रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। इस बार की जो हमें एड ग्रेड बुक मिली है इन सभी ने 5-5 प्रश्न हर पाठ के दे दिए हैं, तो इनको जरूर कंप्लीट करेंगे हम। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि दिए गए रिक्त स्थान चुन करके यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, इन्हीं में से हमें चुन करके भरना है। तो सूर्य है, परजीवी, परपोषी, प्रणाली, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, भोजन और पत्तियाँ। ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कौन सी? परपोषी प्रणाली। ये फर्स्ट में आ जाएगा। अमरबेल पौधा होता है, आपने देखा होगा,
तो ये अमरबेल क्या होता है, अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है, पौधा भी है और अन्य जो पौधे होते हैं उनसे भोजन लेता है। तो अमरबेल एक ऐसा क्या है, परजीवी पौधा है। क्या है, परजीवी, यानी दूसरों पर निर्भर रहता है। यहाँ वायुमंडल से मुख्यतः पत्तियों द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और जो सहजीवी हैं अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य से ही हमें सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिए जो हमारे यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जो है हमें पूरे कंप्लीट करना है। यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 2, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो बताइए क्यों। क्योंकि देखिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी पत्तियों में एक हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 3, श्याम संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? पौधों में भोजन बनाने की जो श्याम संश्लेषित विधि है उसको स्वपोषण या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, देखिए इसमें दिया हुआ है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्ती वाहिकाओं जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। वह वाहिकाएं नली के समान होती हैं और वह जड़ तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती है। प्रश्न क्रमांक 5, पाँचवा प्रश्न में देखिए इसमें दिया गया है कि बूझो जानना चाहती है क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई मृत जीवी है, उनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपना भोजन यापन पोषण कैसे प्राप्त करते होंगे? देखिए यह मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव होता है जिससे वे विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। तब यह इसे विलयन का भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। विलयन यानी पतला तरल पदार्थ हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 6 है। इसमें लिखा है कि शैवाल किसे कहते हैं? भाई शैवाल क्या होता है तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो शैवाल कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं, और यह दीवारों पर, तालाब तथा ठहरे हुए जो जल हैं, ठीक है ना, जहाँ पानी रुक जाता है जैसे तालाब है और भी जहाँ पे जल ठहर जाता है वहाँ हर आपंकी को बोला जाता है काई। काई जैसा एक पदार्थ होता है वह दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है 7वां दिया है कि कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों को संतुलित करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार करते हैं यह बताइए। तो देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा एवं जल के द्वारा, नाइट्रोजन उर्वरकों द्वारा और मृत जीवों द्वारा और मिट्टी द्वारा, इनके द्वारा ये क्या करते हैं, आवश्यक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया है, इसमें देखिए 8वें प्रश्न में है कि जो सजीव हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। तो पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित करके उदाहरण दीजिए। तो देखिए स्वपोषी की वह विधि जिसे में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और जैसे मान लो हरे पौधे क्या करते हैं, स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं। और विषमपोषी पोषण की वह है विधि जिसमें जीव अपने भोजन हेतु अन्य जीवों अथवा पादों पर निर्भर होते हैं, जैसे मानव जो होते हैं ये किस पर निर्भर होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, हमारा गेहूँ, अनाज, ये पौधों से तो प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 9वां देखिए। 9वें प्रश्न में दिया गया है कि यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तब क्या होगा। देखिए तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाए जाएं तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे जो उनका तना रहता है, तना क्या होगा, हरा नहीं होगा। यहाँ ता ना में आखी लगा दीजिए, यहाँ हा में नहीं, यहाँ रा में आखी लगाना, हरा नहीं रहेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 10 में है कि बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों लगातार एक ही फसलों की बुवाई करती रहती है,
और उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, एक ही फसल को लगातार बोने से खेत की फसल पर पोषण में असंतुलन हो सकती है, यानी उसका असंतुलन होगा और वो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, बीमारी और उसमें कीटों का प्रसार का खतरा बढ़ जाता है और मिट्टी की ऊर्जा जो होती है उत्पादन में कमी हो जाती है, वो कम उपजाऊ होने लगती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बुवाई जो हम करते हैं हर बार बदल करके ही करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11, और इसमें दिखाया गया है कि ऊपर ये दो चित्र है, देख करके बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और किस में नहीं होगी और क्यों होगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो है लाल पत्ती दिख रही है, थोड़ी सी पीली टाइप हो जाती हैं, और ये हरी पत्ती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियों में होगी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। प्रश्न 12वां दिया है कि राइजोबियम जीवाणु से क्या समझते हैं। यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और राइजोबियम के नष्ट होने पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिससे फसलों की उपज भी घटेगी और उर्वरक की आवश्यकता बढ़ेगी। प्रश्न 13 दिया गया है कि यहाँ देखें जो उपरोक्त क्रियाकलाप ये किए गए हैं, इनमें क्या किया गया है, इसको देखिए। क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जाननी चाहती है, किस डिब्बे के ब्रेड में रुएं जैसी संरचनाएं ज़्यादा एवं जल्दी दिखेंगी और क्यों दिखेंगी, वो जानना चाहती है। तो यहाँ देखें, फर्स्ट वाला जो डिब्बा है इसमें सूखी ब्रेड का एक टुकड़ा बंद डिब्बे में रखा गया है। ये बंद डिब्बा है, इसमें सूखी ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड रख दी गई है, सूखी है वही। ये इसमें नमी युक्त ब्रेड है, लेकिन डिब्बा कैसा है, डिब्बा भी बंद है, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। अब यहाँ देखें तो नमी युक्त ब्रेड है जो कि खुले डिब्बे में है, इसमें ढक्कन नहीं है, ठीक है ना। ये खुले डिब्बे में, इसमें नमी युक्त है, इसमें भी नमी युक्त है, इसमें बंद है। तब देखिए नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में सबसे जल्दी फफूंद जैसी संरचना दिखेंगी। यदि हम उसको खुला छोड़ देते हैं डिब्बे को तो उसमें संरचना जल्दी दिखने लगती हैं, इस कारण यह है। इस कारण यहाँ की जो नमी और हवा दोनों मिलकर के फफूंद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं, और बंद डिब्बे की तुलना में जो खुला डिब्बे होते हैं उनमें हवा का संपर्क अधिक होता है, जिससे फफूंद जल्दी पनपती है। आपने देखा होगा कि फफूंद आ जाती है बरसात में, ज़्यादातर ऐसी संरचना हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ देखें, इसका बाद ही आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि नहीं होती है ना, तो मानव जीवन पर जैसे ऑक्सीजन की कमी, वायुमंडल में ऑक्सीजन कट जाएगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ठीक है ना, तब मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भोजन की कमी, जो भोजन पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनका भोजन उत्पादन उनका कम हो जाएगा। जो जीव भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होंगे उन्हें भी भोजन की कमी का सामना करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, CO2 स्तर बढ़ जाएगा वायुमंडल में। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ जाती है, जिससे सभी पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सभी नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखें तो इसमें दिया गया है, इसमें 14वें का आ दिया है, इसमें 2 दिए और बा। घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। देखिए, जो घटपर्णी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे कीटों का भक्षण करते, इधर इधर पे छतरी का बना लीजिए, भक्षण करते हैं। चलिए, इसका बा है कि घटपर्णी पौधे किस प्रकार कीटों का भक्षण करते हैं, विस्तार से इसको समझाइए। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि जो इसकी संरचना, सबसे पहले संरचना, पत्तियां विचर घड़ा जैसी होती हैं, और प्रलोभन, इसके जो पिचर हैं वो किनारे मीठे और पदार्थ कीटों को आकर्षित करते हैं। फसाना, कीट पिचर में गिर करके फैसलन युक्त सतह के कारण बाहर नहीं निकल पाते, वो उसी में फंस जाते हैं। पाचन, पिचर के पाचक एंजाइम कीटों को पचा करके पोषक तत्व पौधों को प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 15 की प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था जो होती है उसका एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से एक चित्र बना देना है। मैंने यहाँ पर चित्र पेस्ट कर दिया, चिपका दिया है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं अपनी सीज पेंसिल कलर के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपको जरूर बनाना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 है, इसमें प्रश्न 1 है इसका। इसमें दिया था कि विभिन्न आकार के न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित करिए और एक कागज़ पर चिपकाइए।
पत्ती का नाम बताइए और एक एक उनका उपयोग भी लिखिए। तो यहाँ पत्ती को हमें काट करके चिपकाना है। तो देखिए मैंने इस प्रकार से नीम है, तुलसी है, पुदीना है, अजवाइन है ना, और कड़ी पत्ता कहलाता है जिसको मीठी नीम बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ पत्तियाँ इस प्रकार से ली हैं और इनको यहाँ चिपका दिया, पेस्ट कर दिया। आप भी इसी प्रकार से चिपकाएंगे और उस पत्ती का हमने जैसे नामकरण कर दिए हैं ये, तो ये आप नाम लिख दें कि ये किस पौधे की पत्ती है, ठीक है, और उनका उपयोग क्या है। देखिए तो यहाँ पर नीम की पत्ती का उपयोग है कि नीम की पत्ती खाने से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो हेल्दी रहता है ना, ब्लड प्रेशर। और तुलसी की पत्ती चबाने से सर्दी जुकाम, पेट में ऐंठन में राहत मिलती है। और पुदीना की पत्ती चबाने से एसिडिटी में से छुटकारा पाया जाता है। अजवाइन की पत्ती से पेट दर्द में भी मदद मिलती है। यदि किसी का थोड़ा बहुत हल्का हल्का पेट दर्द करता है ना, तो अजवाइन खा लेते हैं। और ये देखें, खाली पेट में कड़ी पत्ता चबाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ये बिल्कुल निश्चित ही है, जिनको ब्लड या शुगर की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो ज़रूर कड़ी पत्ता यानी मीठी नीम के पत्ते ज़रूर चबाएं। यहाँ देखें आगे प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 दिया गया है। तो प्रोजेक्ट कार्य 2 में दिया है कि अपने परिवेश में, या जहाँ हम रहते हैं, परिवेश यानी जहाँ हम रहते हैं, उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित करिए और कागज़ पर चिपकाइए। यह बीज जिस फल से प्राप्त होते हैं उस फल का नाम लिख करके यहाँ पे चित्र भी बना देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके घर में बहुत से बीज होंगे, यहाँ बीज का आपको चित्र बनाना है। देखिए मैंने एक बीज लिया यहाँ पे, ये आम है। आम को देखते हैं, आप काट देंगे बीच में से तो अंदर ये बीज मिल जाता है। ये बीज है, गुठली जिसको बोलते हैं ना। और यहाँ पे उसका नाम लिखना है कि ये आम है। अब उस फल का यहाँ पे चित्र भी हमें बनाना है कि कैसा रहता है वो फल, ठीक है ना। आम का यहाँ चित्र बना दीजिए। और यहाँ देखें हमने ये अनार के दाने ये दिख रहे होंगे, है ना, बीज का चित्र, ये बीज हैं उसके। अनार का यहाँ हम चित्र बना देंगे। इस प्रकार से हमें सभी को बनाना है। यहाँ देखें हमने यहाँ पे अमरूद भी बनाई है, ठीक है। अमरूद के ये छोटे छोटे बीज हैं। ये सेव है, सेव के बीज भी ये आपको दिखते होंगे कि काले काले से रहते हैं, अंदर निकलते 2-3 बीज निकलते इस प्रकार से, है ना। और यहाँ देखें सेव का चित्र बना देंगे। और ये पपीता के यहाँ पे हम बीज बनाएंगे। ये देखिए ढेर सारे बीज रहते हैं पपीते में, और यहाँ पपीते का चित्र भी इस प्रकार से हम कलर सहित बना देंगे। तो ये था इसका प्रोजेक्ट कार्य। तो आज हमने ये सभी जो विज्ञान का हमारा अध्याय दिया गया था बहुत अच्छे से समझा है, और इसको अपनी एड ग्रेड बुक में भी लिख लीजिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत जाती है तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और आगे देखने के लिए इसी प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए नीचे लाइक का चिन्ह बना रहता है, इसको आप क्लिक करते जाएंगे तो मुझे विश्वास होगा और मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो चाहते हैं आगे की। तो मैं आगे और भी इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना करके निश्चित ही पेश करूँगा। ठीक, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।